कहा जाता है कि ये दौर बदलाव का दौर है। ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में कब क्या हो जाए कोई कुछ नहीं कह सकता, और कौन सा नया क्षेत्र सामने आ जाए इसके बारे में भी हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन मंजिल मंजिल के इस सफ़र में हम ज़रूर कोशिश करते हैं कि किसी नए आयाम को आप तक पहुंचा पाएं। आज न्यू डायमेंशंस में किस डायमेंशन को पकड़ते हैं, आइए देखें। 21वीं शताब्दी ने हमारे जीवन की गुणवत्ता यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ को कुछ इस तरह बदल दिया है कि अब वो हर क्षेत्र में परिलक्षित होने लगी है, चाहे वो औद्योगिक विकास हो या शिक्षा और विज्ञान। भारत में इस दिशा में हुई प्रगति को दर्शाने के लिए पिछले दिनों दिल्ली के प्रगति मैदान में इंफ्रा R&D इंडिया 2004 प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें 57 कंपनियों एवं संस्थानों ने भाग लिया। प्रदर्शनी के ऑर्गेनाइजर SS चावला। इसका मेन उद्देश्य ये है कि हम चाहते हैं कि इंडिया अपना रिसर्च डेवलपमेंट जो इन डेप्थ जो से अपने हाउस अपनी फैक्ट्रियों में अपनी रिसर्च डेवलपमेंट करके अपनी कंपनियों को अपने आगे ले जाएं। हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र तभी करें जब हम वो हमारे लिए अप्रोप्रिएट हो, ठीक हो। हमने पहले कोलैबोरेशन टेक्निकल फाइनेंशियल करके हमारा हज़ारों करोड़ रुपया बाहर चला गया, लेकिन हमें उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इंडिया अगर खुशहाल होना चाहता है, इंडिया चाहता है कि वो एक एशियन टाइगर बन जाए, कि इंडिया एक डेवलप कंट्री बन जाए, जैसे USA, UK, जापान ऐसे कंट्रियों में आ जाए। उसलिए हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ज़रूरी है। इंफ्रा हमने नाम इसलिए लिखा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें, अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमारा हो जाएगा तो हमारे इंडिया में खुशहाली, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी, GDP भी बन जाएगी और रूरल एरिया के भी बेनिफिट बन जाएंगे। जो मशीनरी हमें 6 लाख की कास्ट करती है वो हमें 25-30 हज़ार पे आज हम बना रहे हैं। हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज बना रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस बना रहे हैं, हमारी फैक्ट्री के जो हो रहे हैं आपस में तालमेल इंस्टीट्यूशंस का और फैक्ट्री का, इंडस्ट्री का जो पहले नहीं था वो आज से काफ़ी ज़ोरों से पकड़ रहा है। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट पिलानी के डॉक्टर S अहमद ने अपने यहाँ R&D की स्थिति बयान की। हम इंडस्ट्री को ये बताना चाहते हैं कि हमारे यहाँ माइक्रो सेंसर जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट एरिया है, उसमें जो हमने डेवलपमेंट किए हैं उसका फ़ायदा इंडस्ट्री को उठाना चाहिए। तमाम इंस्ट्रूमेंटेशन में, प्रोसेस कंट्रोल में सेंसर्स की एक बड़ी भूमिका होती है। अगर अच्छे सेंसर्स हों तो प्रोसेस कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन बेहतर होता है। मुल्क में जो हम सेंसर्स बना रहे हैं वो इंटरनेशनल लेवल के हैं। अगर उनकी टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठा करके सिस्टम्स बनाए जाएं तो तरक्की और तेज़ी से होगी। इसके साथ साथ हम इन माइक्रो सेंसर्स को बाहर के मुल्कों में भी दे करके इनकी टेक्नोलॉजी को शेयर करके और उससे हम इस काम को और आगे बढ़ाने के लिए धन भी इकट्ठा कर सकते हैं। हमारी अभी कुछ दिनों पहले की 2-1 यात्राओं में हमने देखा कि यहाँ तक कि अमेरिका की MEMS की लेबॉरेटरी के डायरेक्टर्स ने ये ख़ास इंटरेस्ट ज़ाहिर किया है कि वो लोग हमारे यहाँ से डिवाइसेस बनवा करके अपने रिसर्च में इस्तेमाल करना चाहते हैं। उसकी वजह ये नहीं कि हमारे पास दुनिया की सबसे बेहतरीन फैसिलिटी है, बल्कि वजह ये है कि हमारे यहाँ जो फैसिलिटी हमने डेवलप की है उसका लेवल इंटरनेशनल लेवल का है और उससे उनको बेहतर डिवाइसेस मिल सकती हैं जो कि उनके मुल्क में उतनी आसानी से और कम पैसे में नहीं मिलती हैं। तो R&D लेबॉरेटरीज़ के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि इस तरह की फैसिलिटीज़ को इस्तेमाल करके अपने रिसर्च डेवलपमेंट को आगे बढ़ाएं और उससे जो तरक्की के रास्ते हैं वो और बेहतर होते हैं। फरीदाबाद के कॉलेज की लेक्चरर गुरजीत कौर जो अपने छात्रों को ये प्रदर्शनी दिखाने लाई थी, उन्होंने उसकी उपयोगिता की बात की। एग्ज़िबिशन में तो हम लोगों को जो स्टॉल इसमें लगी है, द ग्रेट आर्क जो स्टॉल लगी है, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। बीइंग अ लेक्चरर मुझे वो स्टॉल बहुत अच्छी लगी है क्योंकि अब अकॉर्डिंग टू CBSE के सिलेबस में भी और बाकी कॉलेज लेवल में भी थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दे दी गई है, जो कि अगर हम स्टूडेंट्स को ऐसी एग्जीबिशंस दिखाएं तो वो बहुत ही ज़्यादा उनके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी और उनका जो प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी है दैट कैन बी यूज्ड बाय वो दूसरे जो इंडस्ट्री के जो लोग हैं उनको यूज़ कर सकते हैं, वो उनकी नॉलेज यूज़ कर सकते हैं बजाय कि हम बाहर से उसको नॉलेज को लें। जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पे जो हमारी माउंट एवरेस्ट चोटी है, इसी के नाम से जॉर्ज एवरेस्ट का नाम रखा गया है, जो भारत के सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट के अंदर पहले सर्वे जनरल बने।
महाराजा रणजीत सिंह ऑफ पंजाब, इनका भी सर्वे ऑफ इंडिया में मैपिंग के प्रोग्राम में काफ़ी योगदान रहा है। बाड़ा इमाम बाड़ा अवध के नरेश, द लास्ट मुग़ल एम्पायर बहादुर शाह जफ़र एवं नवाब ऑफ अवध, इन लोगों ने भी सर्वे डिपार्टमेंट को इस्टेब्लिश करने में अपना अमूल्य योगदान दिया। हिंदुस्तान का सबसे पुराना और एक्यूरेट मैप, जिसका नाम हिंदुस्तान और इंडिया, आप देख सकते हैं इसके अंदर लोकल लैंग्वेज में ही राइटिंग किया गया है और इसको मैनुअली जिंदगी को स्मूथ बनाने के लिए ज़रूरी है कि पूरी जानकारी हम लें और खुदा न खास्ता अगर कभी कोई मुश्किल आ जाए तो उसके लिए कानूनी जानकारी, हर पहलू की कानूनी जानकारी बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए मंजिल का एक ख़ास आयाम है कानूनी सलाह। आज हमारे कानूनी सलाहकार एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट श्री मनीष सिंघवी जी से हम जानेंगे वसीयत के बारे में। वसीयत आखिर होती क्या है? वसीयत ये होती है कि आदमी जब अपने ज़िंदा होता है तो वो ये सोचता है कि वो जो उसकी जो खुद की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, जो उसकी खुद की जो प्रॉपर्टी है, उसको अगर कुछ हो जाए और वह इस दुनिया में ना रहे तो वो प्रॉपर्टी जो है किसके नाम जाएगी, इसके लिए वो वसीयत कराता है। अगर वो वसीयत नहीं कराता है तो वो सक्सेशन एक्ट के अंदर में उसके सिर्फ उसके बेटे बेटी या उसके पेरेंट्स को मिलेगा, लेकिन वसीयत के द्वारा वो किसी को भी दे सकता है। वसीयत के क्या क्या फ़ायदे होते हैं? वसीयत के फ़ायदे से मैंने कहा कि वो किसी को भी दे सकता है। वो अपने बच्चा है तो उसको भी माइनर है तो उसको गार्जियन अपॉइंट कर सकता है, उसके गार्जियन के नाम पे दे सकता है। वो अपने सर्वेंट को दे सकता है, वो अपने एजेंट को दे सकता है, वो अपने जूनियर को दे सकता है। वो कोई ट्रस्ट क्रिएट कर सकता है जहाँ पे दुनिया को फ़ायदा हो, लाभ हो। तो उसके ये फ़ायदे रहते हैं ट्रस्ट विल बनाने के, वसीयत बनाने के। जब वसीयत लिखवाई जाती है तब किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? वसीयत सबसे पहले तो लिखित होनी चाहिए और दूसरी बात यह है कि जब भी आप वसीयत बनाएं तो 2 इंडिपेंडेंट विटनेस होने चाहिए जो अटेस्ट करेंगे उस विल को। वो ऐसे लोग होने चाहिए जो उस वसीयत से फ़ायदामंद नहीं हो। जो वसीयत करता है, जो वसीयत लिखाता है, उसको देखना चाहिए 2 ऐसे लोग लाएं जिससे उस वसीयत से फ़ायदा नहीं हो लेकिन वो उसके अटेस्ट करें और उसके पूरे सिग्नेचर्स होने चाहिए। ये विल होनी चाहिए। एक बात देखी गई है कि विल कई बार घर में रह जाती है या किसी के पास रह जाती है। जहाँ तक हो सके विल को रजिस्ट्रार के पास जाके जमा करा देनी चाहिए। उससे में कोई स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगती है। लोगों को ये बड़ा भ्रम है कि हम रजिस्ट्रार के पास जाएंगे, विल जमा कराएंगे या विल को कराएंगे तो स्टैम्प ड्यूटी लगती। कोई स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगती है। आप जाके रजिस्ट्रार के पास जमा कराइए। उससे और तरह की जो लीगल हर्डल्स हैं, अगर वो जो आदमी वसीयत करता है वो ना भी रहे इस दुनिया में, तब भी आराम से उसकी जो दूसरे लोग जो फ़ायदेमंद है वसीयत करता के, जो वसीयत से फ़ायदा करते हैं, वो लोग उसको जाके अपने नाम पे उस प्रॉपर्टी को करवा सकते हैं इजीली। इसलिए रजिस्ट्रार के पास जहाँ तक हो सके वहाँ पे जाके करवानी चाहिए। और विल जो है, वसीयत जो है, वो आप कभी भी चेंज कर सकते हैं अपने जीवन में। ये नहीं है कि एक बार वसीयत कर दी तो वसीयत करता उस बात को चेंज नहीं कर सकता। वो कभी भी जाके उसको चेंज कर सकता है और जो चेंज होगी वही मानी जाएगी, जो बदली है वही मानी जाएगी। लेकिन हाँ, अगर वो इस दुनिया में नहीं रहे तो जो लास्ट विल होगी, जो आखिरी उसकी वसीयत है, वही मानी जाएगी। जो विल लिखी जाती है वो सादे कागज़ पर लिखी जा सकती है? खाली कागज़ पे लिखित होनी चाहिए बस। स्टैम्प ड्यूटी वगैरह की किसी कोई ज़रूरत नहीं। लिखित होनी चाहिए और टाइप्ड होनी चाहिए जहाँ तक हो सके, ताकि राइटिंग में उसमें नहीं होनी चाहिए। और जो भी आप कहना चाहें वो साफ साफ कहना चाहिए। कई बार इस प्रॉपर्टी को, एक प्रॉपर्टी को 2 नाम लोगों के नाम पे कर देते हैं, वो नहीं होना चाहिए। साफ साफ कर देना चाहिए कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, ये इसके नाम जाएगी, ये इसके नाम जाएगी। मनीष जी, आज आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपके साथ इतनी सार्थक बातचीत रही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।